नाजरीन, गद्दारी एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा मरने के बाद भी मिलती रहती है। कहते हैं दुश्मन से गद्दार बुरा। तारीख हमें बताती है कि जब जब किसी सल्तनत, हुकूमत और फौज में गद्दार पैदा हुए तो उन्होंने अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपनों के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाए, मगर उनका अंजाम हमेशा इबरतनाक हुआ और उनसे शदीद नफरत की वजह से लोग आज तक उनकी बाकी रह जाने वाली निशानियों पर न सिर्फ थूकते हैं बल्कि यहां तक कि उनके मुजस्समों पर पेशाब तक किया जाता है। तारीख इस बात की गवाह है कि गद्दारी का जुर्म साबित होने पर किसी को माफी नहीं मिली, चाहे वो सगा भाई हो या सगा चचा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको तारीख के 8 गद्दारों के बारे में बताएंगे जिनका नाम और उनसे नफरत आज तक कायम है। नंबर 1, आंद्रे विलासोव। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार आंद्रे विलासोव को माना जाता है। आंद्रे विलासोव 14 सितंबर 1901 में पैदा हुआ। वो रूसी सोवियत रेड आर्मी का जनरल मगर नाजियों का खुफिया साथी था। आंद्रे विलासोव ने अपनी तमाम जिंदगी सोवियत रेड आर्मी में गुजारी और वो कई यूनिटों का सरबराह भी बना, बल्कि जंगजू फौज का हिस्सा और जनरल था। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम में वो घेरे में आ गया था। जब नाजी फौज ने साबिक सोवियत यूनियन पर कब्जा किया तो आंद्रे विलासोव ही नाजियों की मुखालिफत में जवामर्दी से लड़ रहा था। ये वो वाहिद फौजी जनरल था जो अपने खित्ते में कामयाबी हासिल करता रहा। वो हर कीमत पर मॉस्को को हिटलर के कब्जे से बचाना चाहता था, मगर लीनियन मार्ट को हिटलर से बचाने में आंद्रे विलासोव जर्मन अफवाज के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के बाद वो जर्मन अफवाज को रूसियों पर काबू पाने के गुर बताने लगा। अंदर का आदमी था, एक एक चप्पे से वाकिफ था। उसने गिरफ्तारी के बाद अपनों से ही गद्दारी कर दी। उसने कम्युनिस्ट रूस के अंदर ही कम्युनिस्ट मुखालिफ शहरी तलाश किए और उन पर रशियन मूवमेंट की बुनियाद रखी और यही मूवमेंट बाद में रशियन लिबरेशन आर्मी कहलाई। उसकी फौज ईस्टर्न फ्रंट की फौज थी जिसने कम्युनिस्ट रूसी फौज के मुकाबले में कामयाबियां हासिल की। और अगर नाजी फौज भी उसके साथ धोखा न करती, यानी धोखेबाज को धोखेबाज न मिलते तो रेड आर्मी को पीछे धकेल देता, तो दुनिया आज कम्युनिज्म से पाक होती। जंग खत्म होने के बाद वो अमेरिकी फौज के हत्थे चढ़ गया जिसने उसे दोबारा रूसियों के हवाले कर दिया और उन्होंने आंद्रे विलासोव को 2 अगस्त 1946 को गद्दारी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया। नंबर 2, मीर जाफर। नाजरीन, मीर जाफर, जिसका पूरा नाम जाफर अली खान था, नवाब सिराजुद्दौला की फौज में एक सरदार था। बाद में तरक्की करते हुए सिपा सलार के ओहदे तक पहुंच गया। मीर जाफर निहायत बदफितरत आदमी था। वो ना होता तो शायद अंग्रेज 200 साल तक बरे सगीर पर काबिज न रहते। उसकी निगाहें तख्ते बंगाल पर थीं। वो चाहता था कि नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए। इसलिए उसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अमलन कब्जा हो गया। उन्होंने मीर जाफर को 1757 में बराए नाम बंगाल का नवाब मुकर्रर कर दिया, मगर वो एक कठपुतली हुक्मरान था। असल इख्तियारात लॉर्ड क्लाइव के हाथ में थे। इसलिए अंग्रेजों को लूट मार की आजादी थी। उन्होंने बंगाली अवाम को जी भर के लूटा। उनके कालीन के कारोबार तबाह हो गए। अंग्रेज ने उसे माजूल करके पेंशन मुकर्रर कर दी और उसके दामाद मीर कासिम अली खान को नवाब बनाया, मगर वो अंग्रेजों का मुखालिफ था और उसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। इसी वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत खत्म हुई। मीर जाफर की वफात 5 फरवरी 1765 में हुई, मगर आज तक तारीख इस गद्दार को नहीं भूली। आज भी लोग मीर जाफर के महल पर थूकते हैं। नाजरीन, जेरे नजर तस्वीर मीर जाफर के महल की है जिसे गद्दार महल कहा जाता है। मीर जाफर के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, जाफर अज बंगालो सिद्क अज दकन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन। नंबर 3, विटकॉन कोएसलिंग। नाजरीन, नार्वे का फौजी अफसर विटकॉन इब्राहिम कोएसलिंग 18 जुलाई 1887 को पैदा हुआ।
विटकॉन क्वेसलिंग बतौर गद्दार संगीन जराइम का मुर्तकिब पाया गया। क्वेसलिंग 1942 में नॉर्वे का सदर बना और जंग के इख्तिताम तक नॉर्वे का सदर रहा। नाजरीन, तमाम ही सदर मुस्कुराते हुए अपने ओहदों से रुखसत चाहते हैं, मगर ये नॉर्वे की तारीख का वो वाहिद सदर था जो कुर्सी सदारत से फांसी के तख्ते तक पहुंचा। उस पर नॉर्वे में अपने ही मुल्क के खिलाफ फाइनल सोल्यूशन यानी हतमी हल के जेरे एहतमाम एक बगावत का मुकदमा बना। क्वेसलिंग का ताल्लुक नॉर्वे की साबिक फौज से था। 1940 में नाजियों ने नॉर्वे में बगावत करने की कोशिश की। हिटलर के बढ़ते हुए असर नफूस को देखते हुए क्वेसलिंग ने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर ने उसे इक्तदार में कायम रहने का यकीन दिलाया, मगर वो गलती पर था। बाहर कैफ कब्जे के बाद हिटलर ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया, यानी वो सदर जो नाजियों के अफसर के मातहत था। इसीलिए गद्दारी के जुर्म में वो जेल चला गया और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया। नंबर 4, किन हुई। नाजरीन, चीनी सियासतदान किन हुई 17 जनवरी 1090 में पैदा हुआ। वो चीनी तारीख में सुंग सल्तनत का चांसलर था। चीन पर सुंग सल्तनत के जमाने में जरचन हमलावर शिमाल की जानिब से हमलावर होते रहते थे। उसी जमाने में यूई फुई नामी जनरल उस फौज की कयादत करता था। ये जनरल जरचन हमलावरों को पे दर पे शिकस्त देने के बाद अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया। तब किन हुई को तख्त नशी होने का ख्याल आया। उसने यूई फुई का साथ देने का सोचा और सोचा कि यूई फुई थोड़ा सा अरसा हुक्मरान रहेगा, उसकी वफात के बाद तख्त उसी का होगा। मगर अचानक वो हमला आवरों से जा मिला। जल्द ही यूई फुई की वफादार फौजों के हाथों गिरफ्तार हो गया और उसे गद्दारी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। अपने बेहतरीन जनरल को खो देने के बाद यूई फुई की हुकूमत भी खत्म हो गई। ये अलग बात है कि मौत के बाद उसे इल्जामात से बरी कर दिया गया। नाजरीन, किन हुई की कब्र के नजदीक किन हुई और उसकी अहलिया के मुजस्मे भी नस्ब हैं और लोग किन हुई के मुजस्मे को पत्थर मारकर दिली तस्कीन हासिल करते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक तारीख के इस गद्दार किन हुई के और उसकी बीवी के मुजस्मे से लोग इस कदर शदीद नफरत करते हैं कि उनके मुजस्मों पर थूकते और यहां तक के पेशाब भी करते हैं। नंबर 5, एफिलिटीज ऑफ टेरिक्स। नाजरीन, एफिलिटीज ऑफ टेरिक्स का ताल्लुक यूनान से था। थर्मोपलाई के एक इलाके में रहने वाला यह शख्स यूनानियों का एक बड़ा गद्दार था। इसी शख्स ने मगरबी पहाड़ों पर बगावतों को जन्म दिया। इस शख्स ने रकम की लालच में दुश्मन फौज से मिलकर अपनी पर्शियन फौज को एक मखसूस सिग्नल ट्रैक रस्ते पर डाल दिया। उस ट्रैक पर फौज घेरे में आ गई और फिर सारी यूनानी फौज दुश्मनों ने भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा कर डाली। उस कत्लेआम का जिम्मेदार यही शख्स था। नाज़रीन, तारीख में इस शख्स के बारे में ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं, अलबत्ता बाज मौरिखीन के मुताबिक ये वाकया 480 कबल मसीह का है और ये शख्स इंतहाई खौफनाक शक्ल का मालिक था। नंबर 6, बेनेडिक्ट आर्नल्ड। नाज़रीन, अमरीकियों में बेनेडिक्ट आर्नल्ड का नाम आज भी नफरत का निशान है। बेनेडिक्ट आर्नल्ड या गद्दार एक ही लफ्ज हैं। अगर आप किसी राह चलते को बेनेडिक्ट आर्नल्ड कहकर पुकार दें तो शायद वो आपको ऐसा घूंसा दे मारे जो आप सह न सकें। नाज़रीन, अमरीकी फौजी अफसर आर्नल्ड 14 जनवरी 1741 में पैदा हुआ। ये कोई बुरा जनरल नहीं था। आर्नल्ड पाए का फौजी अफसर था। उसकी माहिराना सलाहियतों और अस्करी कयादत पर अमरीकी अवाम को नाज था, मगर उसके जहन में एक खन्नास था। अक्सर सोचता कि उसे अमेरिका ने क्या दिया। उसकी सलाहियतों का नाजायज इस्तेमाल हुआ। बस ये खन्नास उसे ले डूबा। एक रोज उसने दौलत की खातिर वेस्ट पॉइंट पर बरतानवी फौज को हथियार फेंकने की पेशकश कर दी। हथियार डालने के एवज उसने बरतानवी फौज में जनरल के ओहदे पर तैनाती भी मांगी, मगर उसकी गद्दारी के बावजूद बरतानिया वेस्ट पॉइंट हासिल न कर सका। इससे पहले कि बरतानिया हमलावर होता, आर्नल्ड का भांडा फूट गया और उसे मदद से पहले राय फरार इख्तियार करनी पड़ी। नंबर 7, एमलियो ओगोनाल्डो। नाजरीन, एमलियो 22 मार्च 1869 में पैदा होने वाले फिलिपाइन के पहले और कम उम्र सदर थे।
اپنے فلپائنی شہریوں کو آزادی کا سورج دکھانے کی خاطر ایملیو کئی محاذوں پر نبرد آزما رہا، کبھی ہسپانویوں سے لڑتا تو کبھی امریکیوں سے۔ پھر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور دھوکے میں وہ امریکی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، مگر کسی طریقے سے بچ نکلا۔ وہ ایک مرتبہ پھر فلپائن کی گمشدہ آزادی کے لیے لڑتا رہا، مگر اسے ناکامی ملی اور جاپانیوں نے انتہائی وحشت کے ساتھ جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر ایملیو کا کیا قصور تھا اور وہ کیسے غدار ٹھہرا؟ کیا وہ حملہ آوروں سے لڑا نہیں؟ ناظرین، اس نے ریڈیو سے خطاب میں امریکی اور فلپائنی فوجوں کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی۔ وہ در حقیقت جاپان کی کٹ پتلی حکومت کا سربراہ بننا چاہتا تھا، مگر جاپان نے اسے کوئی گھاس نہ ڈالی۔ امریکہ جب ان جزائر پر قابض ہوا تو اسے سہولت کار کے طور پر جیل بھیج دیا گیا۔ اگرچہ اسے تاریخ میں فلپائن کا پہلا صدر بھی مانا جاتا ہے، مگر وہ جاپانیوں کا سہولت کار یا ساتھی تھا۔ یہ دھبا اس کے چہرے سے آج تک نہیں مٹ سکا، جس کی وجہ سے اسے تاریخ کے بدنام ترین غداروں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، دوندار بے۔ ناظرین، یوں تو خلافت عثمانیہ میں بے شمار غدار پیدا ہوئے، مگر سر فہرست خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے سگے چچا دوندار بے کا نام آتا ہے۔ وہ تاریخ کے معروف کردار ارطغرل غازی کا بھائی تھا۔ خلافت عثمانیہ کے قیام کے بعد دوندار بے پر غداری اور فوج میں مایوسی پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ تاریخ کے مطابق 1280 کے بعد دوندار بے خود سلطنت عثمانیہ کا سردار بننا چاہتا تھا، اور غداری ثابت ہونے پر اسے سگے بھتیجے عثمان نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ تمام مورخین اس بات سے متفق نہیں، یعنی قتل کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔